हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास की इकोनॉमिक्स, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का कुछ हिस्सा मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है कि टोटल कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट क्या होते हैं, उनके ग्राफ भी बता दिए गए हैं। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा आगे आज पढ़ेंगे हम मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं किसे हम? तो देखो, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन से एक यूनिट यदि और एक्स्ट्रा बनाया जाए, किसी भी प्रोडक्शन लेवल में एक यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया जाए, तो टोटल कॉस्ट में जितना फर्क पड़ता है उसे आप कहते हो मार्जिनल कॉस्ट। जैसे मान के चलो आप 7 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो अभी तक, अब 7 से 8 जाना है, ठीक है। और 7 यूनिट पे मान के चलो आपको 500 रुपये का खर्चा बैठ रहा है। 7 यूनिट पे 500 रुपये का खर्चा, और 8वां यूनिट जैसे ही आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका टोटल कॉस्ट जो है 540 रुपये बैठ जाता है। यानी 8वें यूनिट पे कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया? 40 एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो ये जो 40 है इसी को कहेंगे आप मार्जिनल कॉस्ट। मैंने क्या लिखवाया है यहाँ पे ध्यान दीजिए। मार्जिनल कॉस्ट किसी वस्तु की एक इकाई अधिक उत्पादन के फलस्वरूप कुल लागत में हुए बदलाव को सीमांत लागत कहते हैं। तो एक एडिशनल यूनिट यदि आप प्रोड्यूस करते हैं तो टोटल कॉस्ट में जितना फर्क पड़ता है उसी को कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हुए बदलाव को, क्यों बदलाव हो रहा है, एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से जितना भी बदलाव हो रहा है आपके टोटल कॉस्ट में, उसी को कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। एग्जाम्पल से समझिए, यदि ऐसे समझ में नहीं आया है तो ध्यान दीजिए। हमारे एग्जाम्पल के अनुसार, जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे पास यूनिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये प्रोडक्शन की यूनिट है। यानी इस प्रकार हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वस्तुओं को। वस्तु 1 प्रोड्यूस किया, वस्तु 2 प्रोड्यूस किया, वस्तु 3 प्रोड्यूस किया, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से प्रोड्यूस किया गया। पर प्रोडक्शन लेवल आपका कोई सा भी हो, टोटल फिक्स कॉस्ट वही रहता है। क्यों? क्योंकि ये रेंट पे किया गया खर्चा हो सकता है, सैलरी पे किया गया खर्चा हो सकता है, जो आपकी प्रोडक्शन यूनिट से फ़र्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। तो प्रोडक्शन आपका कोई भी लेवल पे रहे, आपका टोटल कॉस्ट यही बैठे और फिक्स कॉस्ट हमेशा वही बैठेगा। तो यही इसलिए मैंने फिक्स कॉस्ट उत्पादन के सभी स्तर पर, यानी प्रोडक्शन के सभी लेवल पे आपने बराबर लिखा है, ठीक है। तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है उत्पादन के सभी स्तर पर 10 ही है। बट टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ये प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता है। कैसे? ये होता है आपका रॉ मटेरियल वाला, लेबर वाला खर्चा। तो ये जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी कॉस्ट भी, मतलब ये बढ़ते जाएंगे। तो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया कि हमारे 0 प्रोडक्शन पे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ होगा ही नहीं। 1 प्रोडक्शन पे 10 रुपये का टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, 2 प्रोडक्शन पे 18 रुपये का टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और 3 प्रोडक्शन पे 24 का, 4 प्रोडक्शन पे 28 का, 5 प्रोडक्शन पे 30 का, 6 प्रोडक्शन पे 34 का, 7 प्रोडक्शन पे 42 का। तो ये मेरे एग्जाम्पल के अनुसार ये मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है ये बढ़ता जाएगा। तो देखो ध्यान, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। अब आपको मैंने बताया कि टोटल कॉस्ट जो होता है ये TFC और TVC दोनों को जोड़ के आता है, यानी इन दोनों हिस्से को जोड़ के आएगा। तो 10 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, 10 ही आएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, 10 और 18 28 हो जाएगा, 10 और 24 34 हो जाएगा, 10 और 28 38 हो जाएगा, 10 और 30 40 हो जाएगा, 10 और 34 44 हो जाएगा, 10 और 42 52 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरा टोटल वेरिएबल और टोटल कॉस्ट आ गया। 2 चीज़ों को जोड़ के, कौन कौन सी 2 चीज़ों को जोड़ के? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों चीज़ों को जोड़ के मेरा टोटल कॉस्ट आया। आप ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा। तो मैंने मार्जिनल कॉस्ट का क्या बताया कि इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है आपको ये देखना है। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है तो टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है ये देखना है। देखो भाई, 0 से 1 क्वांटिटी हुआ तो टोटल कॉस्ट बढ़ गया,
कितना बढ़ गया 10, है ना, 10 से 20 हो गया। और क्वांटिटी बढ़ने पे 8 और बढ़ गया, और क्वांटिटी बढ़ने पे 6 और बढ़ गया, और क्वांटिटी बढ़ने पे 4 और बढ़ गया, और क्वांटिटी बढ़ने पे 2 और बढ़ गया, और क्वांटिटी बढ़ने पे 4 और बढ़ गया, और क्वांटिटी बढ़ने पे 8 और बढ़ गया। इस प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बताता है कि टोटल कॉस्ट में क्या चेंज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 20 में से 10 घटा रहा हूँ, 28 में से 20 घटा रहा हूँ, 34 में से 28 घटा रहा हूँ, 38 में से 34 घटा रहा हूँ, 40 में से 38 घटा रहा हूँ। इस प्रकार से नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहा हूँ। तो क्या निकल के आ जा रहा है आपका मार्जिनल कॉस्ट। नीचे वाले टोटल कॉस्ट में से ऊपर वाला टोटल कॉस्ट घटा देने पे मार्जिनल कॉस्ट निकल के आता है। तो ये नीचे ऊपर वाले क्या मतलब हुआ, देखो नीचे ऊपर वाला जो मैं बात बता रहा हूँ उसको यदि हम पढ़े लिखे की भाषा में कहें तो ऐसे होगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ये TCN का क्या अर्थ है, TCN का अर्थ है ये नीचे वाला, अच्छा, और TCN माइनस 1 का ये ऊपर वाला। 20 में से 10 गया तो 10 बचा। अब यहाँ पे TCN ये हो जाएगा, इसमें से ऊपर वाला TCN माइनस 1, यानी नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, सीधी सी बात है। इसका अर्थ यही है, TCN नीचे वाला, TCN माइनस 1 ऊपर वाला TC, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्जिनल कॉस्ट आप TVC से भी निकाल सकते हैं। TVC से मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा, बिल्कुल सही। क्यों TVC से क्यों निकल जाएगा, क्योंकि आपको बताया था कि TC और TVC दोनों एक ही प्रकार से बढ़ते हैं, दोनों में बदलाव सेम प्रकार से होता है। तो यदि सेम प्रकार से बदलाव होता है तो ध्यान से देखिए, TC में कितना बदलाव है, TVC में कितना बदलाव है 10, फिर बदलाव कितना है 8, फिर बदलाव कितना है 6, फिर बदलाव कितना है 4, फिर कितना बदलाव है 2, फिर कितना बदलाव है 4, फिर कितना बदलाव है 8। यानी जो बदलाव TVC में वही बदलाव TC में भी है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम पैटर्न पे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यानी कि हम TVC से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल TVC से भी आप मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। बट आपको ध्यान देना एक चीज़ और है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटी कॉन्टीन्यूस ना दे रखी हो। यदि क्वांटिटी कॉन्टीन्यूस नहीं दे रखी होगी तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए। सुनिए ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 0 से 1 क्वांटिटी हुआ, TC 10 था और TC 20 हो गया, तो इसमें से इसे माइनस कर दिया, आपका मार्जिनल कॉस्ट आ गया 10। बट यदि TC क्वांटिटी बढ़ गया सीधे 1 से 4, रेगुलर चेंज नहीं है, यहाँ देखो रेगुलर है, बढ़ रहा है एक एक करके, यहाँ एक एक करके नहीं बढ़ रहा, एकदम से 4 बढ़ गया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो है 20 से कितना हो गया 40। तो ये टोटल कॉस्ट आपका 20 से 40 हो गया है, सीधे एकदम से बढ़ गया है। तो ये 1 यूनिट के लिए नहीं बढ़ा है, ये 4 यूनिट के लिए बढ़ा है। तो 20 से जो 40 हुआ है, तो ये जो डिफरेंस आया है आपका 20 का, ये 1 यूनिट का बढ़त नहीं है, ये 4 यूनिट का बढ़त है। तो 1 यूनिट का जो होता है वो कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो अब इसे 1 यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। 1 यूनिट में कन्वर्ट करने का क्या अर्थ है, 1 यूनिट में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जो डेल्टा TC आया है, यानी चेंज इन टोटल क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो 20 बटे में क्या करना है 4, मार्जिनल कॉस्ट आपका निकल के आएगा 5। तो जब एकदम से बीच में गैप करके यूनिट बढ़े तो ऐसी स्थिति में आपको डेल्टा C अपॉन डेल्टा Q ले रहा है, सिर्फ घटा देने से आंसर नहीं आएगा। तो ये मैंने बताई आपको बात की मार्जिनल कॉस्ट किस प्रकार से निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। अब मार्जिनल कॉस्ट जो है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इस प्रकार से बनेगा, देखते हैं। शुरू में मार्जिनल कॉस्ट देखो तो यहां तक गिरता है, यानी डिक्रीजिंग, फिर बाद में मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है, यानी इंक्रीजिंग। अब यदि शुरू में मार्जिनल कॉस्ट गिरता है तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ ऐसे जाएगा शुरू में, फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ ऊपर जाएगा, यानी शुरू में डिक्रीजिंग बाद में इंक्रीज। यदि डिक्रीजिंग है बाद में इंक्रीजिंग है तो फिर शेप कौन सा ले लेता है, ये यू का शेप ले लेता है, ऐसे करके यू का शेप, है ना। तो इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यू शेप्ड होता है। अब यू शेप्ड होने का कारण क्या है, इसका यू शेप्ड होने का कारण है
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण ये यू शेप्ड होता है। ठीक है, अच्छा अब यदि हम आगे बढ़े तो आगे है कि टीवीसी इज द सम ऑफ एमसी। टीवीसी जो है वो एमसी का सम है, एमसी का सम टीवीसी। भाई देख ले, सीधी सी बात है, एमसी को जोड़ते जा टीवीसी आ जाएगा। देख ले, 10 10 10 में 8 जोड़ दो 18, 18 में 6 जोड़ दो 24, उसमें 4 जोड़ दो 28, उसमें 2 जोड़ दो 30, उसमें 4 जोड़ दो 34, उसमें 8 जोड़ दो 42। तो टीवीसी किससे जोड़ के आ रहा है? एमसी से जोड़ के आ रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है टीवीसी इज द सम ऑफ एमसी। सीमांत लागत का जोड़ कुल परिवर्ती लागत होता है, एमसी केवल परिवर्ती लागत को दर्शाता है। तो यानी ये जो एमसी निकल के आया है ये किसकी वजह से आया है? सिर्फ परिवर्ती लागत की वजह से आया है। ठीक है, क्योंकि परिवर्ती लागत ही तो बदलेगा ना क्वांटिटी बदलने के साथ, इसी वजह से ये टीवीसी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट का जोड़ कहलाता है। अब इसी ग्राफिकली इसे शो किया जाए जोड़ को, तो मार्जिनल कॉस्ट ये रहा, इसके नीचे जितना भी एरिया बनता है ये एरिया क्या कहलाता है? टीवीसी। एरिया ऑफ ए बी सी ओ, ये वाला एरिया क्या है? टीवीसी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे संबंध के बारे में। संबंध, हाँ जी, किसका संबंध पहले पढ़ रहे हैं? हम पहले पढ़ रहे हैं एसी और एमसी का संबंध। एसी और एमसी का संबंध पहले पढ़ रहे हैं। देखो ये वाला हिस्सा पूरा यहां तक। अच्छा, तो औसत लागत और सीमांत लागत, औसत लागत और सीमांत लागत जो है इनके बीच में डिफरेंस, सॉरी संबंध, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप संबंध। ध्यान दीजिए, एवरेज कॉस्ट इस प्रकार से बनता है एग्जैक्ट यूज से, मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा सा ऐसे यूज से बनता है। तो आप ध्यान दीजिए, जब तक आपका एवरेज कॉस्ट गिर रहा है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक एवरेज कॉस्ट गिर रहा है, फिर यहाँ के बाद एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है। जब एसी गिरता है यानी एवरेज कॉस्ट गिरता है, तब एसी ज़्यादा है और एमसी अधिक, सॉरी एमसी कम है, तो एसी एमसी से ज़्यादा है। व्हेन एसी इज डिक्रीजिंग देन एसी इज ग्रेटर देन एमसी। पेपर में आता है, ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये 3 पॉइंट लिख के आइए और 4 नंबर लेके जाइए या 3 नंबर लेके जाइए, ये वाला हिसाब किताब है इसके साथ। अब जब एसी आपका मिनिमम पॉइंट पे होगा तब दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगे, यानी दोनों बराबर होंगे, एसी बराबर एमसी। और जैसे ही एसी बढ़ने लगेगा, जब एसी बढ़ता है तब एमसी ऊपर हो जाता है और एसी नीचे हो जाता है, तो एमसी एसी से अधिक होता है। व्हेन एसी इंक्रीजेस देन एमसी इज ग्रेटर देन एसी। ठीक है, तो ये वो हिस्सा था जो मुझे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताना था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। बड़े एक सिंपल तरीके में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, बहुत बड़ा टॉपिक सिर्फ छोटे कुछ नोटिंग में ख़त्म कर दी गई। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।